नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हिरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट पल्स में। आज फिर हम बात करेंगे बीते सप्ताह व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र में रहे उतार चढ़ाव की। साथ ही बात करेंगे वायदा और हाजिर कारोबार की। पूरे सप्ताह कैसा रहा शेयर बाजार का हाल और कैसी रही बहुमूल्य धातुओं की चाल। साथ ही बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और नेचुरल गैस के वायदा कारोबार की और इसके साथ ही बात होगी कृषि कमोडिटीज की। और हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट लक्ष्य अरोड़ा। तो आइए शुरू करते हैं मार्केट पल्स। बीते सप्ताह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में मजबूती देखने को मिली है। डॉलर में पिछले 2.5 महीने के बाद इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान रुपया वायदा में 67.08 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं हाजिर में 66.99 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आने वाले दिनों में और ज्यादा मजबूत हो सकता है। इसका एक कारण हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया बजट भी माना जा रहा है। लक्ष्य, क्या माना जाए कि जो भारतीय रुपया मजबूत हुआ है इस बीते सप्ताह के दौरान काफी अंतर देखने को मिला है, खासतौर पर अमेरिकी डॉलर के मामले में? अगर हम डॉलर की बात करें, डॉलर में एक गिरावट देखी गई है और रुपया में मजबूती देखी गई है। इसका मेन कारण एक बजट है, दूसरा मेन कारण है कि बाजार ने जो रिकवरी दिखाई है उस वजह से जो डिमांड है इसकी जो डॉलर की वो कम होती जा रही है और रुपया की बढ़ती जा रही है। और इस टाइम सबसे ज्यादा 2.5 महीने बाद ये तेजी देखी गई है रुपया में और ये काफी टाइम बाद आई है। और जो बाजार अगर धीरे धीरे जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है। अगर हमारा रुपया मजबूत होगा तो हम इंपोर्ट ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उससे हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो पाएगा जी। उसी तरीके से जो चांस है आने वाले टाइम में, अभी फिर भी रुपया और तेज हो सकता है आने वाले टाइम में और लगभग 30 से 40 पैसा की एक और रैली ऊपर की देखी जा सकती है जी। और उसके बाद फिर डॉलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होगा। उस हिसाब से मार्केट पे डिपेंड करेगा कि कैसी मार्केट चल रही है ग्लोबली और इफेक्ट क्या हो रहा है, उस पे सारा डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में क्या रहता है डॉलर और रुपए का मामला। और रुपए को लेकर के काफी दिन से लोग जो खासतौर पर जो आयातक हैं, जिन्हें बाहर दूसरे देशों के भुगतान करना होता है, उनको भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। लक्ष्य लगता नहीं है कि जब रुपए की कीमत बढ़ी है तो आयातकों को, जो इम्पोर्टर्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इसका लाभ मिल सकता है? आने वाले टाइम में उनको लाभ मिलेगा क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहे हैं। किस हिसाब से वो इंपोर्ट कर रहे हैं, कब उन्होंने परचेज किया, उस पे भी डिपेंड करता है। अगर उन्होंने महंगे प्राइस पे परचेज किया तो उनको कितना मुनाफा होगा और कितना किस हिसाब से डिपेंड करेगा। तो उस हिसाब से जीबीपी पे भी इफेक्ट आएगा, करेंसी पे भी इफेक्ट आएगा। और आने वाले टाइम में यही माना जा रहा है कि ये 65 तक भी देखा जा सकता है और उसके बाद रिकवरी देखी जाएगी डॉलर में। अभी भी जो इंटरनेशनल इंडेक्स है उस पर भी इफेक्ट आ रहा है और जो भी डिपेंड करता है सारा वो एक डॉलर इंडेक्स और हमारे इंडेक्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि क्या इफेक्ट रहेगा डॉलर का आगे रुपीस के ऊपर। लक्ष्य, पूरे सप्ताह में हम जीबीपी की बात करें, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और इसी तरह दूसरे देशों की जो मुद्राएं हैं, करेंसी है, उसकी क्या हालत रही है, क्या स्थिति रही है? उसकी वैसे तो ओवरऑल जो बाकी करेंसी रही है वो रेंज बाउंड रही है। जीबीपी की बात करें, उसने भी एक ही रेंज पकड़ रखा है 96 से 99। और उसी तरीके से हम बात करें यूरोप की, यूरोपियन करेंसी में थोड़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन वो भी अभी धीरे धीरे स्टेबल हो रही है क्योंकि उसकी भी एक रेंज है 7100 से। उसका टोटली इफेक्ट ग्लोबल मार्केट के ऊपर पड़ता है। जैसे ग्लोबल मार्केट पे इफेक्ट ओवरऑल अगर हम बात करें मार्केट्स की, जब मार्केट उठती है तो उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी जो होती है वो स्ट्रांग होती है और अगर बाजार गिर रहा है तो उसके ऑपोजिट जो अगेंस्ट चलती है उसके उस पे इफेक्ट आता है, वो तेजी देखी जाती है। तो टोटली उस पे डिपेंड करता है कि बाजार पे क्या इफेक्ट आ रहा है। जी बिल्कुल। और आगे बढ़ाते हैं, सोना चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने और ज्वेलरी कारोबार में आ रही समस्याओं को लेकर आभूषण कारोबारी हड़ताल पर हैं। उनका आंदोलन पिछले कई दिन से लगातार जारी है।
कारोबारियों का कहना है कि एनडीए सरकार सत्ता में आने से पहले जिन बातों का विरोध करती थी, अब उन्हीं बातों को, उन्हीं नियमों को लागू करने में जुटी हुई है। और आपको बता दें कि देश भर के आभूषण कारोबारी लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। लक्ष्य लगता नहीं है कि जिस अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से सोना चांदी पर, यानी कि बुलियंस पर खरीद पर, आभूषणों की खरीद पर खासतौर पर 2 लाख रुपए की एक शर्त लगाई गई थी। अगर 2 लाख रुपए की नकद खरीदारी होती है तो जो खरीदार है उसको अपना पैन कार्ड और पैन नंबर देना पड़ेगा, पहचान लिखानी पड़ेगी, पूरा डाटा उसका रखा जाएगा। उसको भी लेकर के परेशानी थी कारोबारियों को। और उसके बाद जब बजट में ये शर्त और लगाई गई है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है खास तौर पर, उसको लेकर के आभूषण कारोबारी समस्या में है, परेशानी में है। अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी तो इससे ये फायदा होगा, जो प्राइसेस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे और प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनको इफेक्ट कम होगा और जो गोल्ड है वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे बाजार पे भी इफेक्ट बढ़ेगा और उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, उसके अंदर स्पेकुलेशन कम होगी और हम एक ट्रेंड बता पाएंगे कि क्या रिवर्सल बनता है, क्या इफेक्ट आता है। और अगर जैसे पैन कार्ड की बात करें तो उससे क्या फायदा होगा कि जो ब्लैक मनी है उसका भी हम हिसाब रख पाएंगे, कितना गोल्ड किसके पास है, वो हिसाब से हम डिपेंड करेंगे। चलिए लक्ष्य, मैं अभी आपको रोकूंगा और हमारे साथ सराफा कारोबारी और एसोसिएशन के पदाधिकारी सुरेंद्र खंडेलवाल जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपकी हड़ताल लगातार जारी है, आखिर क्या डिमांड्स हैं आपकी? सुरेंद्र खंडेलवाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? लगता है कि उनका हमसे संपर्क कट गया, टूट गया है। और लक्ष्य, अभी जैसे कारोबारी लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं, कई दिन से हड़ताल पर हैं और केवल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली एनसीआर तो शामिल है ही, चाहे यूपी की बात हो, हरियाणा की बात हो, मध्य प्रदेश की बात, देश भर के आभूषण कारोबारी इस बात को लेकर के खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है ज्वेलरी पर। एक्साइज ड्यूटी से ये इफेक्ट होगा कि बाजार में क्या गोल्ड सिल्वर की डिमांड रहती है। अब डिमांड के ऊपर सारा डिपेंड करेगा ना बाजार। अगर डिमांड नहीं होगी तो दिक्कत है एक्साइज ड्यूटी में। इंपोर्ट से हमारे को ये फायदा होगा, जो प्राइसेस जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे, चाहे वो 3% 4%, उससे ये इफेक्ट होगा कि जो बायर होगा, कंज्यूमर होगा, वो इस हिसाब से माल की डिपेंड करेगा कितना माल उठाना है, किस हिसाब से उठाना है। तो जो एक्साइज ड्यूटी लगाई है उस पे सारा डिपेंड करेगा बाजार और फ्यूचर मार्केट भी इफेक्ट होगा, ग्लोबली भी इफेक्ट होगा। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से ज्वेलरी की कीमतें बढ़ती हैं और शायद सरकार चाहती है कि उससे ज्यादा टैक्स वसूली की जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। इसका मेन 2 ही तो कारण है, एक तो टैक्स आएगा तो उससे फिर हमारी डेवलपमेंट होगी और दूसरा कारण यह है कि जो अगर वो प्राइसेस इफेक्ट करेंगे ना, कंज्यूमर बाय करेगा उस प्राइस। चलिए, सुरेंद्र खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सराफा कारोबारी और वरिष्ठ व्यापारी नेता। खंडेलवाल जी, आपकी क्या डिमांड्स हैं, हम ये जानना चाहते हैं। हमारी की डिमांड है कि ये जो एक्साइज जो हमारे ज्वेलरी पे लगी है, हमारे ट्रेड पे लगी है, हम इसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अधिकारी आकर जो हमारे से अंदर आकर परेशान करेंगे, ये हमारा पिछला अनुभव है। जब एक्साइज गोल्ड पे लगी हुई थी तो बहुत परेशानी थी हर व्यापारियों को जी। तो अच्छा, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से अभी तक आपको कोई संदेश नहीं मिला है, कोई ऐसा इशारा नहीं मिला है कि सरकार आपकी मांग मानने को तैयार हो, तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, सरकार ने परसों तक 6 करोड़ रुपए पर एक्साइज की डिमांड वो रखी थी कि 6 करोड़ से ऊपर वाले ही एक्साइज में आएंगे सालाना, यानी कि सालाना कारोबार। आज ही सालाना कारोबार। जी। कल हमारा एक प्रतिनिधि मंडल माननीय हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से मिले थे, तो शाम को ही, रात को ही हमारे पास खबर पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये आया कि 12 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है जी। लेकिन हमें इस डिपार्टमेंट से बहुत खतरा है और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इतने
हिसाब रखने अभी हम लोगों को नहीं आते। हम लोगों से मीन हमारी ऑर्गेनाइजेशन अनऑर्गेनाइजेशन है। बहुत छोटे छोटे कारीगर हैं जिनको सिर्फ बनाना तो आता है लेकिन लिखा पढ़ी के मामले में बिल्कुल नहीं जी। ये हमारा विरोध है। हम ये कह रहे हैं हमारे पे 1% टैक्स लगा दिया जाए, बजाय हम पे एक्साइज लगा रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सराफा कारोबारी देश भर के लगातार हड़ताल पर बने हुए हैं। उनकी मांग है कि एक्साइज ड्यूटी हटाई जानी चाहिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका मार्केट पल्स में स्वागत है और बात करते हैं शेयर मार्केट की। बीते सप्ताह शेयर मार्केट में ठीक ठाक बढ़त देखने को मिली और शुक्रवार को सेंसेक्स 39.39 अंकों की बढ़त के साथ 24,646.48 अंक पर बंद हुआ है। और वहीं निफ्टी की बात करें तो 0.75 अंक का उछाल आया यहां पर और ये 7,485.35 स्तर पर बंद हुआ। बीते सप्ताह सेंसेक्स की बात करें तो 0.16% और निफ्टी में 0.13% की बढ़त देखने को मिली। शेयर मार्केट में बजट के बाद आई गिरावट को कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो शेयर मार्केट में अब जबरदस्त उछाल देगा। लक्ष्य जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें शेयर मार्केट में आजकल, अच्छा बजट से पहले मार्केट में थोड़ा गिराव चल रहा था लेकिन बजट के बाद अचानक से उछाल आया और अब लगभग शेयर मार्केट में हालात ठीक ठाक दिख रहे हैं। शेयर में जो लो प्राइस लगा था 6825 का, उसके बाद रिकवरी दिखाई दे रही है क्योंकि बजट के बाद एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। बाजार एक लगभग देखा जाए तो 600 पॉइंट की बढ़त दे चुका है इस हफ्ते में और सेंसेक्स करीब 1500 पॉइंट की बढ़त दे चुका है। और अगर हम बात करें इस सप्ताह फ्यूचर जो है वो कम प्राइस पे चल रहा है, डिस्काउंट प्राइस पे चल रहा है एज कंपैरिजन उसके कैश प्राइस के। और जो मार्क फार्बर उसने कहा है कि जो अब बाजार है और स्टॉक्स है वो इस टाइम के सबसे लोअर पोजीशन पे है और ओवरसोल्ड पोजीशन पे है। अगर जब भी कोई भी चीज ओवरसोल्ड पे होती है तो ओवरसोल्ड के बाद एक रिकवरी दिखती है बाजार में, क्योंकि ओवरसोल्ड ऐसा पोजीशन होती है जहाँ पे वो एक्सेस सेल कर चुके होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, बचाने के लिए वहां पे बाय करना पड़ता है। तो उसी तरीके से FIIs की रोज लगातार बाइंग चल रही है इस हफ्ते। और उसके बाद हम बात करें छोटे मिड कैप शेयर्स में भी एक अच्छी रैली देखने को मिली है, करीब 350 पॉइंट का उछाल देखने को मिला है। और आने वाले टाइम में यही बाजार बता रहा है कि एक 7700 का लेवल सबसे बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर उसको पार करता है तो काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और अभी भी बाजार यही सस्टेन कर रहा है, उसके बाद उस पर डिपेंड करेगा कि बाजार किस तरफ मूव करता है। और अगर यहाँ से गिरावट आती है तो लगभग 250 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, 7163 का प्राइस आ सकता है आने वाले टाइम में। और अगर वो स्तर को सस्टेन कर लेता है तो रिकवरी आएगी 7700 तक और उसके बाद एक और रिकवरी आ सकती है। वो डिपेंड करेगा क्या इफेक्ट आता है इंटरनेशनल का, ग्लोबली क्या इफेक्ट आता है और कितना बाजार इफेक्ट करता है इंटरनेशनली, उसका डायरेक्ट लिंक होता है हमारे बाजार से। उस पर डिपेंड करेगा कि क्या बाजार का, शेयर बाजार का आने वाले टाइम में हिसाब रहता है। जी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब बात करते हैं बहुमूल्य धातुओं की, जैसे सोने चांदी में बुलियन सेगमेंट में इस सप्ताह बढ़त देखने को मिली। सोने का अप्रैल में जो वायदा था 200 से रुपए बढ़ाया और ये 29,922 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ है। सोना जून का वायदा 302 रुपए बढ़ाया और ये 3,158 रुपए पे रहा। सोना पेटल मार्च का वायदा 228 रुपए चढ़ते हुए 2,972 रुपए प्रति ग्राम पर हुआ है। सोने का सिक्का मार्च का वायदा 228 रुपए गिरते हुए 23,961 रुपए पर बंद हुआ प्रति 8 ग्राम पर। चांदी की बात करें तो मार्च में वायदे में 740 रुपए की बढ़त के साथ साथ 37,044 रुपए प्रति किलो बंद हुआ। चांदी जुलाई में वायदा 37,355 पर किलो पर बंद हुआ था। लक्ष्य जी, अगर हम सोने और चांदी की मार्केट की बात करें तो हालांकि सराफा मार्केट बजट के बाद से काफी यहाँ के जो व्यापारी है, सराफा व्यवसायी भी, वो लोग नाराज हैं, लेकिन अभी जो है कि सोने और चांदी के मार्केट में भी ठीक ठाक रिकवरी हुई है।
आने वाले टाइम में गोल्ड सिल्वर में एक रिकवरी देखी जा सकती है और अभी भी लगातार रिकवरी होगी। करीब करीब 32,000 तक गोल्ड जा सकता है और इसका मेन रीजन यही है कि लगातार जो डिलीवरी हो रही है 5 से 8% हर महीने इसकी बढ़त हो रही है। जो डिलीवरी बढ़ती है इसका मतलब लोग अगर फिजिकल मार्केट में परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, इसका मतलब वो समझ रहे हैं कि बाजार एक रिकवरी के मोड में है और इसका जो स्पेकुलेशन भी कम हो रही है, पर्टिकुलरली जो जिस तरीके से उसकी प्राइस की इंक्रीज हो रहा है उसमें स्पेकुलेशन दिखाई नहीं दे रही। लोग आराम आराम से, जैसे अगर स्पेकुलेशन होती है तो फ्लक्चुएशन बहुत तेज हो रही है, लेकिन फ्लक्चुएशन उस हिसाब से नहीं हो रही, धीरे धीरे बाजार बढ़ रहा है। और ग्लोबली भी हम बात करें, ग्लोबली भी धीरे धीरे बाजार बढ़ रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर एक पैटर्न भी बना रहे हैं साथ, उसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न। अगर वो अब इस बार का हाई तोड़ता है, जैसे 30,000 उसका है और 38,000 उसका है, तो एक तेजी, काफी ज्यादा तेजी देखी जा सकती है इसके अंदर, गोल्ड सिल्वर के अंदर। और जैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसका जो इफेक्ट होगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा, इसमें अभी भी पॉजिटिविटी दिखाई देगी, गिरावट नहीं दिखाई देगी। गिरावट ज्यादा से ज्यादा 27,500 तक और उसके अंदर 36,400 तक दिखाई दे सकती है। उसके बाद 100% रिकवरी आएगी इस गोल्ड और सिल्वर। लेकिन लक्ष्मी, जिस तरीके से अगर सराफा मार्केट की बात करें, जो लोग व्यापारी लोग हड़ताल कर रहे हैं, उसका क्या इस पर कोई असर दिखेगा? इसके अंदर असर काफी कम दिखाई देगा, क्योंकि जो कमोडिटीज होती है, जो MCX की कमोडिटी है, वो डायरेक्टली लिंक है इंटरनेशनल मार्केट से। अगर जो चीज इंटरनेशनल मार्केट से डिपेंड करती है, वो ऑटोमेटिकली कितनी डिमांड चल रही है इंटरनेशनली उस पर डिपेंड करेगा। इसका जो इफेक्ट है वो बहुत कम नजर आएगा, थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, उसके बाद नहीं गिरावट आएगी। तो उस हिसाब से डिपेंड करेगा ना कि कितना रहता है। चलिए लक्ष्य जी बने रहिए हमारे साथ। हम मेटल सेगमेंट की बात करते हैं। कॉपर अप्रैल का वायदा 334 रुपए 35 पैसे प्रति किलो के हिसाब से रहा और निकल 608 रुपए 30 पैसे प्रति किलो के हिसाब से रहा। और दूसरे बेस मेटल की बात करें तो खासी बढ़ोतरी यहां पर भी देखने को मिली है। लक्ष्य जी, मेटल की, दूसरे मेटल की भी बात करें, यहाँ भी रिकवरी ठीक ठाक यहाँ भी दिख रही है। बेस मेटल की बात करें, एक कॉपर ऐसी चीज है जिसके अंदर काफी अच्छी रिकवरी देखी गई है। उसका मेन रीजन है यूएस जो स्टील इंडस्ट्री है उसने कॉपर का जो डिमांड है वो काफी बढ़ा दिया और चाइना ने भी, तो इस वजह से इसके अंदर काफी ज्यादा रिकवरी देखी गई है। और उसी तरीके से एल्यूमिनियम में जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है उससे स्टील, जो हमारी स्टील इंडस्ट्री है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा है, तो उसके अंदर काफी ज्यादा रिकवरी देखी गई है। तो अगर हम अपना बना रहे हैं उससे क्या इफेक्ट आएगा, उससे जो प्राइसेज है वो बढ़ेंगे, क्योंकि हम इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, उससे प्राइसेस जो है हमारे बढ़ेंगे, क्योंकि उस हिसाब से सप्लाई भी डिपेंड करेगी, डिमांड भी डिपेंड करेगी। वो उस चीज को स्टेबल करने के लिए जो प्राइसेस है वो बेस मेटल के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर निकल की बात करें तो निकल में भी 608 रुपए 30 पैसे की किलो पर रहा है। ये निकल की बात करें, निकल तो अभी आने वाले टाइम में तेजी देखी जा सकती है। कम से कम 623 तक भी जा सकता है आने वाले टाइम में, करीब 6 महीना लगेगा इसको जाने के, क्योंकि जो इम्पोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। उसके इफेक्ट क्या आ रहा है, जो चाइना है वो अपनी तेजी कर रहा है अपने, क्योंकि वो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है बेस मेटल्स का, उस पर कितना इफेक्ट आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि बाजार क्या रह सकता है बेस मेटल का। तो आने वाले टाइम में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड, आने वाला ट्रेंड कमोडिटी मार्केट का पॉजिटिव ही है। चलिए पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर एनर्जी सेगमेंट की बात करें तो कच्चे तेल में जो वायदे हैं उसमें भी उछाल देखने को मिला। शुक्रवार को प्राकृतिक गैस के दामों में हल्की गिरावट देखने को मिली। कच्चे तेल का मार्च में वायदा 3 रुपए चढ़ते हुए 2340 हो गया और एक प्रति बैरल ये बंद हुआ। नेचुरल गैस की बात करें तो मार्च का ये वायदा हल्की गिरावट के साथ 109 रुपए 90 पैसे प्रति MBTU पर बंद हुआ है। तो क्रूड ऑयल में और इसमें थोड़ा सा हुआ है, कच्चे तेल में भी उछाल देखने को मिला। लक्ष्य जी, कच्चे तेल में थोड़ा उछाल है इस बार मार्केट में? इस हफ्ते तो उछाल देखा गया, और जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि वो 2400 का स्तर अपना छू के और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, क्योंकि 2408 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब यहाँ से 100% चांसेस है कि रिकवरी देखी जा सकती है, लगभग 2600 तक जा सकता है, और जो इंटरनेशनल बाजार में $55 तक जा सकता है। अब धीरे धीरे इसके अंदर रिकवरी देखी जा सकती है, क्योंकि जो इसकी डिमांड है वो गर्मियों में बढ़ जाती है और इसके जो प्राइस है सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं गर्मियों में, और
प्राइसेस बढ़ते हैं। और उस तरीके से नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस के अंदर जो होता है वो गर्मियों में इसकी जो प्राइसेस होते हैं कम होते हैं, लेकिन अब वो ओवरबॉट के एरिया में चल रहा था, इसमें गिरावट देखी गई है। लेकिन आने वाले टाइम में लगभग 100 तक जाएगा नेचुरल गैस, उसके बाद रिकवरी देखी जा सकती है, क्योंकि ये ऑपोजिट चलते हैं हमेशा कि क्रूड ऑयल बाय होता है तो नेचुरल गैस सेल होता है, उसी बाजार पे इफेक्ट आता है। चलिए, टेक्निकल चीज को आपने समझाया कि नेचुरल गैस में मार्च में जो गिरावट आई है और क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी क्यों आई, इस चीज का टेक्निकल पहलू लक्ष्य जी ने समझाया। आगे बढ़ते कृषि कमोडिटी की बात करते हैं। यहाँ पर कॉटन मार्च का फायदा 40 रुपए चढ़ा और 15,860 रुपए प्रति बिल्स रहा। सीपीओ की बात करें तो मार्च का फायदा 20 पैसे चढ़ा और ये 483 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। इलायची का 1 मार्च का वायदा 1 रुपए 20 पैसे रहा और गिरावट रही यहां पर 1 रुपए 20 पैसे की 634 रुपए। और मेथा तेल मार्च का वायदा 3 रुपए 50 पैसे चढ़ते हुए 911 रुपए और 40 पैसे पर बंद हुआ। तो लक्ष्य जी, अगर हम इन सेगमेंट की बात करें किसी कमोडिटी की, तो यहाँ पर भी कहीं गिराव तो कहीं चढ़ाव रहा, दोनों देखने को मिला यहाँ पर। एग्री कमोडिटी का मेन मकसद होता है, क्योंकि धीरे धीरे जो इसकी स्पेकुलेशन है वो उस पर कंट्रोल लाया जा रहा है सेबी से, इसको सेबी के अंडर किया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इससे क्या बाजार इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें कॉटन की, वो भी एक रेंज पकड़ा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर जब तक किसी चीज की डिलीवरी नहीं होगी तो उस पर क्या इफेक्ट आता है, वो बढ़ रहा है घट रहा है, उसमें सारा इफेक्ट आता है। क्योंकि अगर एग्री कमोडिटी में डिलीवरी होती है तो पता लगता है कि उसकी जो प्राइसिंग है वो बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, किस हिसाब से डिलीवरी हो रही है, किस परसेंट के, उस पर डिपेंड करता है। और आजकल वैसे भी जो आने वाले टाइम में एनसीडीएक्स का जो काम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि